गुड मॉर्निंग मेरे बच्चों। हम लोग ऊष्मा स्थानांतरण का ये पार्ट 4 वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और पार्ट 1 वीडियो में, पार्ट 2 वीडियो में, पार्ट 3 वीडियो में आप लोगों ने इस चैप्टर को समझने का पूरा प्रयास किया होगा। और उन सभी वीडियोस में आपने देखा हमने बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है, जिसमें पार्ट 2 वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट था। उसके अंदर एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, श्रेणी क्रम में जुड़े दो चालकों की तुल्य चालकता गुणांक का व्यंजक प्राप्त करना था। तो बच्चों, मैंने बताया था आपको पार्ट 3 वीडियो में कि जिसमें पार्ट 4 वीडियो होगा ना, उसमें बहुत सारे नियम हैं। बहुत सारे नियमों से आप परिचित हो जाएंगे इस ऊष्मा स्थानांतरण के चैप्टर में, जिसमें से हम लोग पहला नियम स्टार्ट करते हैं, किरचॉफ का नियम। तो बच्चों, किरचॉफ का नियम क्या होता है वो समझिए। किसी निश्चित ताप पर, इसको हम ध्यान समझें, किसी निश्चित ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तु की, ये वस्तु लिखा हुआ है, सभी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता स्मॉल ई और अवशोषण क्षमता स्मॉल ए का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है, और यह उसी ताप पर एक आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। आपने देखा पार्ट 3 वीडियो में जो आप लोगों ने सीखा था, उत्सर्जन क्षमता के बारे में सीखा था, अवशोषण क्षमता के बारे में सीखा था, उसी को लिंक करते हुए पार्ट 4 वीडियो है। इसमें आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है बेटा। ठीक है, निश्चित ताप पर दी हुई तरंगदैर्घ्य के लिए सभी वस्तुओं की, यहाँ वस्तु से मतलब कृष्णिका है, कोई सरफेस है, कोई पृष्ठ है, उसकी उत्सर्जन क्षमता ई और अवशोषण क्षमता ए का अनुपात एक नियतांक होता है, एक ही होता मतलब। ठीक है, जैसे हमने कहा ये वस्तु ले ली, हमने एक वस्तु, 3 वस्तु ले ली, हम दिखा रहे हैं यहाँ पे। इस वस्तु का ताप टी है, तरंगदैर्घ्य निश्चित है, लैम्डा टी सब कुछ कांस्टेंट है। तो हम कह सकते हैं कि इस कंडीशन में ई लैम्डा से मतलब है लैम्डा तरंगदैर्घ्य पर उत्सर्जन क्षमता किसकी, इस वस्तु की, अपॉन ए लैम्डा। तो इस पहली वस्तु की ई लैम्डा बटे ए लैम्डा मतलब उत्सर्जन क्षमता और अवशोषण क्षमता का अनुपात, ये 1 का मतलब पहली वस्तु। ठीक है, बराबर दूसरी वस्तु का दूसरा यह हो गया यहाँ पर, दूसरी वस्तु की क्षमता ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बट इंटू 2, बट ऑब्लिक 2 लिखा ना, 2 का मतलब है दूसरी वस्तु की बात हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी वस्तु के लिए ई लैम्डा बटे ए लैम्डा 3, तो ये तीसरी वस्तु की बात हो रही है। इस प्रकार से सब का अनुपात क्या होता है, नियत होता है, जो कि आदर्श कृष्णिका की उत्सर्जन क्षमता के बराबर होता है। इतना केवल किरचॉफ साहब ने बताया। तो किरचॉफ साहब के हिसाब से यहाँ पर हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं ई लैम्डा बटे ए लैम्डा बराबर कैपिटल ई। ठीक है बेटा, तो समझ गए आप लोग। तो यहाँ तुमने देखा किरचॉफ का नियम यही है कि ई और ए का अनुपात एक नियतांक होता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ का नियम का महत्व क्या है, किरचॉफ के नियम से क्या क्या बातें हमें पता चलती हैं, उसके बारे में डिटेल नॉलेज समझते हैं। तो पहला है, इस नियम के अनुसार यदि कोई पृष्ठ किसी विशेष तरंगदैर्घ्य के विकिरण, विशेष तरंगदैर्घ्य के लिखा है बेटा, ये सब के विकिरण का अच्छा अवशोषण करता है, अच्छा अवशोषण करेगा तो वह उसी तरंगदैर्घ्य पर अच्छा उत्सर्जक भी होगा। तो यहाँ बताया गया है, इसके बाद पेज नंबर आगे चलते हैं, अच्छे विकिरण उत्सर्जन करेगा। ठीक, इसका मतलब हो गया कि अच्छा अवशोषक है तो अच्छा वो उत्सर्जक भी होगा, जो अच्छा अवशोषक वो अच्छा उत्सर्जक। लाल कांच अपने ऊपर गिरने वाले प्रकाश में से लाल प्रकाश को बहुत अल्प मात्रा में तथा शेष रंग के प्रकाश को अत्यधिक मात्रा में अवशोषित कर लेता है। ठीक है, अतः किरचॉफ के नियमानुसार लाल कांच की उच्च ताप तक गर्म करने पर, जैसे हमने उच्च ताप तक गर्म किया, वह हरी चमक देगा। अब बात है कि यहाँ पे हरा चमक कहाँ से आ गया भाई? लाल कांच को उसने, लाल रंग को तो उसने कम एब्जॉर्ब किया था, लाल के अलावा जितने भी कलर्स हैं सबको अधिक एब्जॉर्ब किया था। अगर अधिक एब्जॉर्ब किया, अधिक अवशोषण किया है तो अधिक उत्सर्जन भी होगा। तो लाल कलर को छोड़ देने पर जो शेष कलर है उनका अगर हम सबको मिला दिया जाए तो वो हरी चमक देगा, ग्रीन कलर की चमक देगा। ठीक है, ये किरचॉफ के नियम का महत्व है। इसी प्रकार से हरा कांच को उच्च ताप तक गर्म करने पर वह लाल रंग का प्रकाश देगा। ठीक है, तो वही कंडीशन बन जाती है
भाई अगर हरा कांच होगा तो हरे रंग का अवशोषण कम करेगा, अन्य कलर को अधिक अवशोषण करेगा। जितना ज़्यादा अवशोषण करेगा उतना ज़्यादा क्या करेगा, उत्सर्जन करेगा। तो अब एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यहाँ पर, किरचॉफ के नियम के स्पष्टीकरण का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है सूर्य के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली फ्रॉनहोफर रेखाएं। तो फ्रॉनहोफर रेखाएं ये सूर्य के स्पेक्ट्रम में पाई जाने वाली रेखाएं हैं, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। इसके बाद तो आपने देखा ये किरचॉफ का नियम है। किरचॉफ का नियम बड़ा आसान भी है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है कि अच्छा अवशोषक अच्छा उत्सर्जक होगा। जैसे बच्चों आप लोग क्लास में बैठे होते हैं, जब हम लोग पढ़ाते हैं आप लोगों को, जो बच्चा जितना अधिक सीख लेता है वो अधिक बोलता भी है। अधिक सीखने का मतलब है अवशोषण, और उसके बाद जो जवाब दे रहा वो क्या है, उत्सर्जन है। तो किरचॉफ का नियम हमारे पूरे जीवन में, डेली लाइफ में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलते हैं नंबर 2 पर। पहला नियम कंप्लीट हो गया। दूसरा है स्टीफान का नियम, स्टीफान्स लॉ। स्टीफान्स लॉ क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट, इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, इस पर आंकिक सवाल आपको खूब मिलेंगे। किसी कृष्णिका के एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित होने वाली विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती अथवा अनुपाती होती है। देखिए बेटा, इसको कैसे समझेंगे, क्या मतलब हुआ इसका। अब हमने कहा ई है ना, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा, उसके परम ताप को हम नापते किसमें है, केल्विन में, ठीक। ई प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, ठीक, एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकेंड, तो ई समानुपाती टी की पावर 4, और समानुपाती हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट यहाँ पे क्या, सिग्मा है। इस सिग्मा को कहते हैं स्टीफान नियतांक, स्टीफान नियतांक उसको बोलते हैं। और इस स्टीफान नियतांक की वैल्यू भी होती है, ये समझाया जाएगा आपको। देखो बेटा, ये हमने देख लिया, ये था क्या, एकांक क्षेत्रफल से। अब टॉपिक ये बनता है ए क्षेत्रफल से टी सेकेंड में कितना होगा। जब एकांक क्षेत्रफल का मतलब 1, एकांक समय का मतलब 1, जब हमने ए क्षेत्रफल लिया टी सेकेंड तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ई बराबर क्या निकल के आया, ई बराबर निकल के आया है, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4 चल ही रहा था, ए भी आ गया और टी आ गया। तो इस प्रकार से एकांक क्षेत्र ए क्षेत्रफल से टी सेकेंड में उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की वैल्यू कितनी हो गई, इतनी, ठीक है, नियतांक कहते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैल्यू क्या है इसकी, वैल्यू 5, 6, 7, 8। कैसे याद रखेंगे, 5, 6, 7, 8 का मतलब है 5.67 10 की घात -8, ये इसका आंकिक मान है बेटा, ठीक। 5, 6, 7, 8 का मतलब है 5.67 10 की घात -8। अब इसका मात्रक कैसे निकालेंगे, मात्रक निकालना बेहद आसान है। देखो मात्रक हमने कभी आपको कभी रटवाया नहीं होगा, यहीं से आप देखो, इसी फॉर्मूले से देखिए। अगर मैं कहूँ सिग्मा बराबर क्या हो गया, तो आप कहेंगे ई बटे टी की पावर 4 और ए और टी है ना, इस तरह से। अब ऊर्जा का मात्रक क्या पड़ा है, जूल, तो ये जूल लिख लो भाई, बटे ताप, परम ताप है, परम ताप का मात्रक क्या होता है, केल्विन, तो केल्विन पावर 4 इंटू एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और समय का होता है सेकेंड, ठीक। तो हम कह सकते हैं इसका मात्रक हो गया जूल पर केल्विन 4 पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इस प्रकार से इसका मान भी हो गया और इसका मात्रक भी हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो जो हमारा स्टीफान का नियम हो गया, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे चल करके और डिटेल में स्टीफान्स लॉ हो गया। इसकी डायमेंशन विमा भी इसके निकाला जा सकता है, जैसे हमने मात्रक निकाला था वैसे इसकी विमा को भी निकाला जा सकता है। मात्रक हो गया, इस प्रकार से विमा को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक नया बात देते हैं, बोल्ट्जमैन ने, यहाँ समझिए, बोल्ट्जमैन ने, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आया है, बोल्ट्जमैन ने इस नियम का सैद्धांतिक प्रमाण दिया तथा सिद्ध किया स्टीफान का नियम केवल आदर्श कृष्णिका के लिए ही लागू होता है। मतलब ये निकल गया स्टीफान्स लॉ जो लगाएंगे हम लोग, वो किस पे लगाएंगे, आदर्श कृष्णिका के लिए। इसलिए अतः इस नियम को स्टीफान्स बोल्ट्जमैन नियम भी कहते हैं। तो देखो ये तो उनके लिए हो गया। अब बोला कि दो कृष्णिकाओं के लिए क्या होगा, भाई दो कृष्णिका हमारे पास, कृष्णिका मतलब सरफेस, इसका ताप T1 इसका ताप T2 है,
तो हम कह सकते हैं T2 ताप इसका, तो E1 बटे E2 बराबर T1 पावर 4 T2 पावर 4, इतना समझ लीजिए भाई। ठीक, तो दो कृष्णिकाओं के लिए हमें ये सूत्र हमारे लिए न्यूमेरिकल के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा ये और सिंपल में मैं देता हूँ, इसको ऐसे लिखिएगा E1 बटे E2, ठीक, बराबर T1 बटे T2 की होल पावर 4। ये आपस में कट जाएंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन इसकी थोड़ा सिंपल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा, अब क्या पढ़ना है, न्यूटन का शीतलन नियम। ठीक, तीसरा नियम है बेटा, ये थर्ड लॉ है, न्यूटन का शीतलन नियम। तो न्यूटन का शीतलन नियम क्या है, किसी वस्तु के ठंडे होने की दर। ये नियम बहुत आसान समझ सकते हैं। इस समय सर्दियाँ भी बहुत हैं, और सर्दियों में इसका बेस्ट एग्जाम्पल भी है, अभी आपके सामने शेयर करेंगे। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुपाती होती है। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर, फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए आप लोग, जैसे हमने कहा चाय है, हमारे कप में एक चाय रखी हुई है, ठीक, खौलती हुई चाय रखी हुई है, और उसका ताप कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग वातावरण का ताप कितना मान चलिए, -4 डिग्री सेल्सियस है, बड़ा भयंकर ठंड पड़ रही भाई। ठीक है, अब मैं कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस की चाय है और वातावरण का ताप -4 डिग्री सेल्सियस है, तो इसमें तापांतर कितना हुआ, 100 माइनस, ऐसे करिएगा, 100 माइनस 4, तो क्या हो गया, ये 104 डिग्री सेल्सियस तापांतर हो गया। अभी क्या बताया था, जितना ज़्यादा तापांतर होगा उतना ही जल्दी ठंडी हो जाएगी। इसका मतलब हो गया, अगर हमने कहा, अगर अभी अपने क्षेत्र में अगर टेम्परेचर -4 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम चाय खोलती हुई चाय लेके आएंगे तो बहुत जल्दी ठंडी होगी। द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग। यही हमने आपको सीखा है कि किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुपाती होती है। वस्तु के ठंडे होने की दर, वस्तु के ठंडे होने की दर समानुपाती क्या, तापांतर। इसका मतलब हो गया, जितना ज़्यादा ताप होगा उतना जल्दी, जितना तापांतर ज़्यादा होगा उतना जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस वीडियो में 3 नियमों को सीख लिया है। नंबर 1 किरचॉफ का नियम, नंबर 2 स्टीफान का नियम, और नंबर 3 न्यूटन का शीतलन नियम। इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा, जो अंतिम वीडियो होगा इस चैप्टर का, उसमें आप सीखेंगे बीन का विस्थापन नियम और इस स्टीफान के नियम से न्यूटन के शीतलन नियम का निगमन, और हम बताएंगे आपको न्यूमेरिकल करने के बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।